हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूंगा मुगल वंश की स्थापना के संबंध में। हम सभी को पता है मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों बाबर किस तरीके से भारत पर आक्रमण करने आया, भारत पर उसने आक्रमण क्यों किया था, किसने बाबर को इन्वाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। दोस्तों ये इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। आप एक बात और समझ सकते हैं, इतने बड़े देश पर कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति किस तरीके से भारत पर आक्रमण कर सकता है या किस तरीके से भारत पर अपना अधिकार कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कुछ किताबों में नहीं दिए हैं, कुछ दिए हैं। हम यहां पर डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब बाबर 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने आया तो यहां समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। तो दोस्तों यहां पर इब्राहिम लोदी और इसके एक चाचा जी थे जिसका नाम था दौलत खां लोदी। तो दौलत खां लोदी उस समय पंजाब के गवर्नर थे। तो पंजाब के गवर्नर के द्वारा बाबर को एक लेटर लिखा जाता है। उसमें यह लिखा जाता है कि मेरे भतीजे के साथ मेरे संबंध सही नहीं है, इसलिए मैं आपको भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। आप भारत पर जब आक्रमण करने जाओगे तब मेरी सेनाएं आपके साथ होंगी या मैं पूरी तरीके से आपका सहयोग करूंगा। उसमें आप मेरे भतीजे को हराओगे और भतीजे को हराने के बाद वहां दिल्ली का जो सुल्तान है वो मुझे घोषित करोगे। ये लेटर पढ़ के बाबर भारत पर आक्रमण करने आता है और वहां पर जो आक्रमण हो रहा है उसको हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं और 1526 में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पूरी तरीके से परास्त करते हैं। बुरी तरीके से परास्त होने के बाद जब दौलत खां लोदी के द्वारा अपनी शर्तों को बताया जाता है कि शर्त यह थी कि आप यहां पर आप यहां पर इब्राहिम लोदी को हराओगे और मुझे राजा बनाओगे। लेकिन बाबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। बाबर जब भारत में आक्रमण करने आया तो उसने यहाँ की धन संपदा को देखा, तो फिर उसके बाद बाबर का वापस काबुल लौटने का मन ही नहीं किया और उसने क्या किया, भारत पर शासन करने की योजना बना ली। और इसी क्रम में बाबर के द्वारा दौलत खां लोदी को भी मार दिया जाता है। और दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि उस समय बाबर सिर्फ, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है कि बाबर सिर्फ 12,000 से 15,000 की सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने आया। उधर दूसरी तरफ पानीपत के युद्ध में जो यहाँ दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसके पास 1 लाख की सेना थी। अब ये 1 लाख की सेना और उधर बाबर के द्वारा जो सेना लाई गई थी वो 15,000 की थी। तो किस तरीके से क्या नीतियां अपनाई गई होंगी जो इतनी छोटी सेना ने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां सोचने वाली यह है कि बाबर के द्वारा इस युद्ध में एक नई तकनीक का प्रयोग किया गया था जिसको हम तुलगामा पद्धति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों तुलगामा पद्धति में यह होता है कि जो सेनाएं हैं वो चारों तरफ से आक्रमण करती हैं। तो इब्राहिम लोदी की सेना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सैनिक किस तरफ से आ रहे हैं। तो बाबर ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई थी इब्राहिम लोदी की सेना को। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहां पर 1526 के युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जब इब्राहिम लोदी पूरी तरीके से हार गए थे तो दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया था। उधर यहां पर एक राजपूत राजा थे जिसका नाम था राणा सांगा। तो राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा ने इस चीज का प्रबल विरोध किया कि काबुल से आकर कोई व्यक्ति किस तरीके से दिल्ली पर अपना कब्जा कर सकता है। तो राणा सांगा के द्वारा भी एक युद्ध लड़ा गया जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जस्ट 1 साल बाद। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो खानवा के युद्ध का भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इतिहास है दोस्तों, थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। राजपूत अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, आपको सभी को पता है, हमें भी पता है कि ऐसा भी इतिहास में लिखा है कि राजपूत वो होता है जिसका ना सर झुकता है ना तलवार झुकती है। तो इसी क्रम में एक बहादुर एक राजा था जिसका नाम था राणा सांगा, जिसको हम राजा संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो राजा संग्राम सिंह एक वही राजा हैं जिनके बड़े बेटे के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। हम अभी विवाह की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम युद्ध की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था बाबर के साथ। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब राणा सांगा एक हाथी पर बैठे थे और दूसरी तरफ बाबर के द्वारा तीर चलाए जा रहे थे, अचानक एक तीर आया और राणा सांगा के लग गया। राणा सांगा के तीर लगने के बाद राणा सांगा जमीन पर गिर जाते हैं।
यहीं पर एक कुछ राजपूत सैनिक जो उनके वफादार सैनिक होते हैं वो उनको युद्ध के मैदान से उठाकर बाहर ले जाते हैं। लेकिन यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने की है वो ये है कि एक छोटा सा सैनिक जब ये देखता है कि हमारे राजा गिर गए हैं और जो सेना का मनोबल है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, पीछे वाले जो ग्रुप हैं सेना के वो धीरे धीरे भाग रहे हैं युद्ध क्षेत्र के मैदान से, तो एक छोटा सा सैनिक क्या करता है, राणा सांगा का मुकुट निकाल के अपने सर पे रख लेता है और पूरी सेना को ये दिखाता है कि भाई आपके राजा अभी जिंदा हैं, तो आप जितनी शिद्दत से युद्ध लड़ सकते हो उतनी शिद्दत से युद्ध लड़ो। तो यहां पर एक बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा जाता है, बहुत भयानक युद्ध लड़ा जाता है। परिणाम तो ये होता है कि राणा सांगा की सेना हार जाती है, लेकिन फिर भी राणा सांगा युद्ध मैदान से बच जाते हैं। लेकिन बाद में उनके साथ कुछ उनके जो वफादार सैनिक थे उनके द्वारा उनको युद्ध जहर दे दिया जाता है या विष दे दिया जाता है। कुछ इस तरीके का इतिहास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर राणा सांगा की जहर देने से मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों राणा सांगा के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको। राणा सांगा के बारे में ही ये कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तो दोस्तों शरीर पर घाव कितने भी थे, लेकिन जब युद्ध के मैदान में थे तो घाव का दर्द भूल के और पूरा फोकस युद्ध पे किया किसने, राणा सांगा ने। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं बता रहा हूं 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, 1527 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ और 1528 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े देश पर अचानक ही कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, बस एक राजनीतिक एकता की कमी थी। हमने राजस्थान देखा, हर 3-3 किलोमीटर पे 4 किलोमीटर पे हमें नए किले देखने को मिल जाएंगे, नए राजा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन राजाओं में राजनीतिक एकता नहीं थी। शायद इसी का परिणाम था कि बाहर से जो आक्रमणकारी हमारे भारत पर आक्रमण करने आए उन्होंने भारत को पूरी तरीके से रौंद डाला और उस समय अपना नया सिंहासन स्थापित किया। यदि भारत के राजाओं में कोई राजनीतिक एकता हो जाती, कुछ राजनीतिक चेतना उस समय जाग जाती, तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों यहां पर एक बात और करना चाहता हूं, 1526, 27, 28, 29 ये 4 साल लगातार बाबर को भारत में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लगातार 4 युद्ध करने पड़े, जिसके बाद ही बाबर के द्वारा एक प्रबल सत्ता की स्थापना भारत में कर दी गई, जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं 1528 ईस्वी की। तो 1528 ईस्वी में एक चंदेरी का युद्ध हो रहा है। तो चंदेरी का युद्ध जो है वहां के एक शासक थे मेदिनी राय, छोटा सा एक राजतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो मेदिनी राय को भी पराजित कर दिया गया था बाबर के द्वारा। इस तरीके से धीरे धीरे बाबर भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा से घुसने के बाद धीरे धीरे पूरा बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। और यहां पर 1529 ईस्वी में हमें एक युद्ध और देखने को मिलता है जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में भी यहाँ के शासक पराजित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा 4 भयंकर युद्ध के बाद, 4 बहुत खतरनाक युद्धों के बाद बाबर के द्वारा एक सत्ता स्थापित की जाती है जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों परिणाम हमारा स्टोरी का ये निकलता है, ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि भारत का जो इतिहास रहा है अपने आप में विशिष्ट रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी स्थितियां हमने अपने भारतीय इतिहास में देखी है जब जब प्रबल सत्ता या जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तब बाहर के लोगों को हमारे देश में घुसने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि हमारे भारत पर कई बार मंगोलों ने भी आक्रमण किया था, लेकिन मंगोल हमारे भारत पर पूरी तरीके से अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। उसके पीछे रीजन था कि यहाँ के शासकों के द्वारा मंगोलों का प्रबल विरोध किया गया था। तो मंगोलों ने कब कब आक्रमण किया है इसका भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें जो समझना था वो हमें ये समझना था कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई और मुगल वंश की स्थापना होने के पीछे जिम्मेदार कौन कौन है। आज हम मुगल वंश भारतीय इतिहास में क्यों पढ़ते हैं, मुगल वंश किस तरीके से धीरे धीरे स्थापित हुआ। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि आप मेरी स्टोरी से समझ गए होंगे। ये जो मैंने थोड़ा सा इतिहास की घटनाएं आपको बताई इससे आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।